अंदाज में पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि ई रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। भारत ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने फ्रांस को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज चेन्नई पहुंचेंगे। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा के सभागार, सचिवालय, राजभवन और हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वसूली केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है। अब ईडी के रडार में उनके बेटे ऋषिकेश भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को एक बार फिर से समन जारी किया है और 2 अगस्त यानी आज ईडी मुंबई दफ्तर हाजिर होने को कहा है। एक दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और विपक्ष को करारी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यूपी को कई योजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, माफिया सक्रिय थे। 2017 में बीजेपी ने यूपी को विकसित बनाने का वादा किया था। आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आगे ले जाने का काम किया। अमित शाह ने आगे कहा कि योगी प्रदेश के अब तक के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हैं। शाह ने कहा कि आज देश में चल रही विकास की 44 योजनाओं में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरे देश में इन 44 योजनाओं में सबसे पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को शांत करने के लिए रविवार को फोन पर बातचीत की। जोरामथंगा ने कहा कि फोन कॉल के दौरान फैसला किया गया कि सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से सार्थक संवाद के जरिए समाधान किया जाए। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर अनूपपुर एफआईआर से विवाद सुलझता है तो उन्हें खुशी है। सीएम ने कहा कि असम सरकार मिजोरम सरकार से कभी भी कहीं भी बात करने को तैयार है। अगर मिजोरम के मुख्यमंत्री हमें चर्चा के लिए कहते हैं तो हम तैयार हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विवाद नहीं सुलझा तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश में कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। 1 से 5 अगस्त के दौरान हरियाणा और 2 से 4 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु ने लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीनी खिलाड़ी को हराकर ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। भारत के लिए इस ओलंपिक में ये दूसरा मेडल है। सिंधु की इस उपलब्धि में पूरे देश में खुशी की लहर है। बता दें कि उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। मेडल जीतने के बाद पीवी सिंधु ने कहा कि इतने सालों तक कड़ी मेहनत की, मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में अच्छा किया है। मेरे अंदर बहुत सारी भावनाएं चल रही थी। क्या मुझे खुशी होनी चाहिए कि मैंने कांस्य जीता या दुखी होना चाहिए कि मैंने फाइनल में खेलने का अवसर खो दिया। पीवी सिंधु की कामयाबी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने बधाई देकर उनकी खेल की सराहना की। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जीत पर उनके माता पिता ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेटी की कामयाबी पर उन्हें गर्व है। पीवी सिंधु के पिता पीवी रमना ने कहा कि मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। मैं मीडिया का आभारी हूं। कल मैंने उसे काफी मोटिवेट किया। इधर भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इस तरह भारत के पदक की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि टीम की ये फॉर्म सेमीफाइनल में भी जारी रहेगी। रविवार को ओई हॉकी स्टेडियम में खेले गए पहले दिन के मुकाबले में ये सब हुआ।
आज टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए अहम दिन है। भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर का फाइनल मुकाबला होने वाला है। डिस्कस थ्रो में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है और उनसे हर किसी को गोल्ड की उम्मीदें हैं। उनका मुकाबला शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आज जो भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है। अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो मेडल की तरफ एक और कदम बढ़ जाएगा। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी। ओलंपिक में आज 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मुकाबले में उतरने वाले हैं। इनका मुकाबला दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, जहां निशानेबाजी में भारत की उम्मीदें एक बार फिर से जाग सकती हैं। टोक्यो ओलंपिक में पहली बार भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा इवेंटिंग जंपिंग में भाग लेने जा रहे हैं। अगर फवाद मिर्जा ये मुकाबला जीतते हैं तो वे पहले भारतीय घुड़सवार बनेंगे जो इस कदम तक आगे बढ़े हैं। बता दें कि इनका मुकाबला दोपहर 1:30 बजे होगा और पहला राउंड और शाम 5:30 बजे दूसरा राउंड खेला जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। तमिलनाडु विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज चेन्नई पहुंचेंगे। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित विधानसभा के सभागार, सचिवालय, राजभवन और हवाई अड्डे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भारत ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने फ्रांस को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान 3 हाई लेवल मीटिंग करने जा रहा है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का मुकाबला जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। वसूली केस में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। अब ईडी के रडार में उनके बेटे ऋषिकेश भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख को एक बार फिर समन जारी किया है और 2 अगस्त यानी कि आज ईडी मुंबई दफ्तर हाजिर होने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा से दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को शांत करने के लिए रविवार को फोन पर बातचीत की। जोरामथंगा ने कहा कि फोन कॉल के दौरान फैसला लिया गया कि सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण तरीके से सार्थक संवाद के जरिए समाधान किया जाए। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। 1 से 5 अगस्त के दौरान हरियाणा और 2 से 4 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर श्री मांडे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन उन्होंने ये अनुमान लगाने से इनकार कर दिया कि ये कैसे और कब आएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन और मास्क पहनने से तीसरी लहर की तीव्रता को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय नहीं था। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 89 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,39,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 40,687 नए केस से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 424 नई मौत से अब तक 4,24,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,627 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 8,49,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,08,000 के पार पहुंच गई है। केरल में पिछले 5 दिनों से 20,000 से ऊपर नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 20,728 नए केसों से आंकड़ा 34,11,000 को पार कर गया। वहीं 56 मौत से अब तक 16,838 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,792 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 32,26,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नए केस के साथ अब तक 7,91,845 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा 10,513 हो गया। प्रदेश में 14 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,207 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 125 पहुंच गई है। इंदौर में 5 और भोपाल में 2 नए केस आए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के 214 नए केस से कुल आंकड़ा 10,02,222 हो गया। वहीं एक मौत से अब तक 13,525 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 157 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,86,778 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,919 हो गई है। रायपुर में केस बढ़कर 39 और दुर्ग में 70 नए मरीज मिले। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 36 करोड़ 68 लाख यानी 28.32% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 10 करोड़ 34 लाख यानी लगभग 8% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 33.33% यानी 1 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.5% से ज्यादा यानी 23,51,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर में मेकाहारा और जिला अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। एपी में वैक्सीन की दोनों डोज लग रही है। भोपाल के 210 सेंटरों पर 57,000 टीके का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गया, जहां लगभग 37% यानी 2 करोड़ 70 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7% से ऊपर यानी 51,77,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में फिर से 4 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। सांबा के एएसपी राजेश शर्मा ने बताया कि सांबा के बारी ब्रह्मड़ा इलाके के 4 जगहों पर देर रात ड्रोन की संदिग्ध गतिविधियां की सूचना मिली है।